हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड और सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में। बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टिपिकल चीज़ें नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो थ्योरेटिकल है, कुछ फॉर्मूले भी हैं, और फॉर्मूले अगर है तो उनके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट, जिसमें सबसे पहले जो हम लोगों को बात करना है वो बात करना है सॉलिड के बारे में। तो आइए एक बार देखते हैं कि लेसन प्लान क्या है। सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। और सॉलिड के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आए हैं कि सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या चीज होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर भी आप लोगों ने सॉलिड्स के बारे में क्लास 9th में ही पढ़ लिया था। फिर भी आज हम लोग इसको रिकैप करेंगे थोड़ा सा। दूसरी चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये कि सॉलिड को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बेस्ड ऑन हम लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हो या फिर आयंस हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, इनके अरेंजमेंट के आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे। और हम लोग पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस्ड ऑन जो सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी चीज जो होगा वो है एमॉर्फस सॉलिड। इसके अतिरिक्त हम लोग सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस के आधार पर भी। तो फोर्सेस जो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस अप्लाइड होते हैं उनके आधार पर भी हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। तो दो चीजें हुई, पहली चीज तो ये कि सॉलिड, और दूसरी चीज ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब हम लोग जो बात करेंगे वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो डिटेल पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में केवल एक एलिमेंट्री आइडियाज ही हम लोग रखेंगे, ज्यादा डिटेल एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो मेन जो इस चैप्टर का मोटिव है, जो इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे कहते हैं, क्या चीज होती है यूनिट सेल? तो जो रिपीटिंग मटेरियल्स होते हैं जो एक प्रॉपर ऑर्डर्स में रिपीट करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, और उससे एक कंप्लीट सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो उसके एक कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स को, एक कॉन्स्टिट्यूटिंग स्ट्रक्चर को ही हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। यूनिट सेल जो हम लोग पढ़ेंगे वो 2D और 3D, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों जो है वो लैटिसेस में पढ़ेंगे। 2D लैटिसेस और 3D लैटिसेस दोनों में पढ़ेंगे। तो लैटिस क्या होते हैं हम लोग बात करेंगे लैटिस के बारे में, लैटिस किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद देखेंगे पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर पैकिंग कैसे होती है, वॉइड्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के वॉइड्स होते हैं, इसके साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस पर यूनिट सेल।
पर यूनिट सेल, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉलिड के अंदर जो पैकिंग है वो कैसे होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो किन किन ज्योमेट्रिकल ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। वॉइड्स क्या होते हैं, दो तरह के वॉइड्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि एक पर्टिकुलर यूनिट में, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने एटम्स यानी कितने कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, उनकी लोकेशन के आधार पर हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी सॉलिड के ज्योमेट्रिकल पैटर्न में उपस्थित जो यूनिट सेल है उसके अंदर कितने एटम्स होंगे या कितने उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे। तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, किसी भी सॉलिड के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने परसेंट तक पैक्ड होते हैं और कितना स्पेस जो है वो खाली होता है, किसके रूप में, वॉइड्स के रूप में। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के आधार पर। जो यूनिट सेल का डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, हर एक पैटर्न की अपनी पैकिंग एफिशिएंसी है, उसका कितना हिस्सा जो है वो खाली है, जो वॉइड्स के रूप में है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, दे हैव वेरी लिटिल स्पेस दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ही हम लोग यहाँ पे वॉइड्स के नाम से जानते हैं। और ये वॉइड्स जो होंगे तो कितना थोड़ा थोड़ा करके ही पूरे के पूरे सॉलिड में कितना वॉइड्स जो है वो स्पेस को खाली रखता है। तो इसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, जिसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के आधार पर उनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है। तो 2D और 3D के अंतर्गत हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। इसके बाद बात आती है डिफेक्ट की। तो सॉलिड के अंदर भी डिफेक्ट पाए जाते हैं जिनको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत कई तरह की चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पढ़ेंगे और इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ेंगे। फिर इसी में हम लोग देखेंगे कि जो इम्प्योरिटीज की वजह से सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं। तो उस तरह के डिफेक्ट में दो मेनली जो पढ़े जाने वाले डिफेक्ट है, एक है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कब शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, कब फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, जहां से मूव कर जाते हैं वहां होल्स बच जाते हैं, क्या होल्स के अंदर भी चार्ज होता है और होल्स भी क्या मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो मिसप्लेस्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है, क्या वो आउट ऑफ सॉलिड हो जाता है या सॉलिड के अंदर जो इंटरेस्टियल साइट्स होते हैं उन साइट्स के अंदर ये उपस्थित रहते हैं, कैसे क्या सिचुएशन होती है, इन चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। तो दो चीजों के अंतर्गत हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहला तो होता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी चीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में कि कितना कंडक्टर होता है, क्या हम इन सॉलिड्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्या इनकी कंडक्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बाय पुटिंग सम इम्प्योरिटीज वी कैन एनहांस द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, दैट इज नोन एज डोपिंग। तो डोपिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डोप करके किसी भी सॉलिड्स की, जो सॉलिड्स ऐसे हैं जिनकी कंडक्टिविटी कम है, प्रैक्टिकली उनकी कंडक्टिविटी कम आ रही है, तो उनकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो बहुत से ऐसे भी सबस्टेंसेस आपको मिलेंगे सॉलिड्स के रूप में जो कंडक्टिव और इंसुलेशन के बीच में होते हैं, जिनको हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इनके लिए हम लोग बैलेंस बैंड थियरी भी पढ़ेंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होता है और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ इंप्योरिटीज को मिला देने पर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो कौन से तरह की इंप्योरिटीज होती हैं जिनको मिलाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉलिड्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जाके बिहेव करता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने के बाद उनमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, जिनको डोमेन्स कहते हैं। तो
इन डोमेन्स के अलाइनमेंट के आधार पर किसी भी सॉलिड्स को कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, तो इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये है कंप्लीट लेसन प्लान आपका, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सॉलिड से। तो सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड क्या चीज होता है, इस चीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड की, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड्स का दो पार्ट में, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमोर्फस सॉलिड। तो सॉलिड्स क्या है, क्या चीज है सॉलिड, सब लोगों ने पढ़ा है सॉलिड के बारे में। सॉलिड्स आर सबस्टेंसेस, सॉलिड्स आर substances which have definite shape and definite volume। सॉलिड्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनका शेप जो है वो डेफिनेट होता है और जिसका वॉल्यूम जो होता है वो भी कैसा होता है, डेफिनेट होता है। तो ऐसे सभी सबस्टेंसेस जिनका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हो, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड को अगर हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के टर्म में रखें, तो सभी लोगों ने पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी, तो इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड हैव रेगुलर ऑर्डर, सॉलिड हैव रेगुलर ऑर्डर, सॉलिड हैव रेगुलर ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। अगर हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के आधार पे बात करते हैं तो सॉलिड्स के अंदर जितने भी सॉलिड्स हैं उनके अंदर उनकी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो ये पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं है हमें कि वो कौन से प्रकार के फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे। तो these particles are held together by strong force of attraction। ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे हुए होते हैं, और इसीलिए यही कारण है कि therefore they are present in fixed position। यही कारण है कि ये फिक्स पोजीशन में पाए जाते हैं। यानी जो सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के अंदर एक फिक्स पोजीशन में होते हैं, वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ फिजिक्स कि every particles of matter move from one place to other, but in case of solid every particle of matter cannot move from one place to other, but they can vibrate on its own position। वो अपनी पोजीशन पर केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे हुए होते हैं। दैट इज व्हाई द शेप ऑफ अ सॉलिड इज फिक्स। यही कारण है कि जो सॉलिड का फेस जो सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, नहीं चेंज होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे वो एक फिक्स पोजीशन पर होंगे।
क्योंकि उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दे डोंट लीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो इसलिए शेप भी जो होगा वो कैसा होगा, फिक्स होगा। इसी वजह से सॉलिड रिजिड भी होता है, बहुत दृढ़ होता है, हम लोग उसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, नॉन कंप्रेसेबल होता है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन व्हाई सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसेबल, वी कांट कंप्रेस देम, तो दैट because the particles of solids are held together by strong force of attraction, so they cannot be compressed, इसलिए उनको हम लोग कंप्रेस भी नहीं कर सकते, उनका शेप भी चेंज नहीं हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का जो है वो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर हम लोग बात करते हैं सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो ये सारी चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई है, कुछ खास इसमें नहीं है, सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। सबसे पहली चीज क्या कि सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं एंड हैव डेफिनेट शेप, और इनका शेप जो होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है। सॉलिड रिजिड होते हैं, इनका शेप कैसा होगा, डेफिनेट होगा, डेफिनेट शेप होता है। और अगर शेप डेफिनेट होता है तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी कैसा होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, intermolecular distance in solids are very short, होते तो है लेकिन बहुत कम होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो कहां होते हैं, वो अपनी फिक्स पोजीशन पर होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर एट फिक्स पोजीशंस। Constituting particles of solids are at fixed position। जो constituting particles होते हैं सॉलिड्स के वो अपने फिक्स पोजीशंस पर होते हैं। सॉलिड्स की डेंसिटी, the density of solids are greater than liquid and gases। जो डेंसिटी है सॉलिड्स की, ये लिक्विड और गैसेस से जो है वो ज्यादा होती है। अगली चीज कि सॉलिड्स diffuses very slowly, सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूजन है वो बहुत स्लो होता है। और लास्ट कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स become liquid when heated। अधिकांश सॉलिड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इनके अंदर मेल्टिंग होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट
melting point of solid depends on melting point of solid depends on the nature of depends upon the nature of solid सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करता है कि सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी और मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का होता है वो फिक्स होता है किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा फिक्स होगा तो इतने सारे जो इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि सॉलिड के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में सॉलिड्स को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करेंगे तो आइए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सॉलिड्स की कि कैसे हम लोग सॉलिड्स को क्लासिफाइड करें सॉलिड्स को हम लोग सबसे पहले नेचर ऑफ ऑर्डर्स प्रेजेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं किसी भी सॉलिड को उनके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट के ऑर्डर के आधार पर हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ arrangement pattern of their constituting particles उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं सबसे पहला कौन सा होता है सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं ऐसे सभी सॉलिड्स जिनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो है वो एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे अरेंज होते हैं यानी जिनके सभी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होंगे वो एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होंगे उनके अरेंजमेंट में कहीं भी जाने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है चाहे जो पैटर्न हो जैसे मान लें कि कोई एक सॉलिड है जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर में है तो ये स्क्वायर हुआ अब इसके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स यहाँ लगे होंगे ऐसे लगे होंगे कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स तो अभी ये एक जो हम लोगों ने अरेंजमेंट निकाला इसी को यूनिट सेल कहते हैं ये यूनिट सेल है सॉलिड क्या होता है सॉलिड इसी यूनिट सेल का रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है इन 3D स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस में यही स्ट्रक्चर जो होगा वो बार-बार रिपीट करेगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ माचिस के बॉक्सेस ले लो और माचिस के बॉक्सेस को एक दूसरे से अरेंज करते हुए जाओ सभी डायरेक्शंस में उस पे जितने भी पॉसिबल प्लेसेस हैं वहां माचिस के बॉक्सेस अटैच करते जाओ तो एक स्ट्रक्चर बनेगा और वह स्ट्रक्चर जो होगा वही सॉलिड का स्ट्रक्चर होगा जिसमें माचिस का एक बॉक्स जो होगा वो उसकी यूनिट सेल होगी क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उन्हीं माचिस के बॉक्सेस के द्वारा बना हुआ है तो ऐसे ही अब देखो एक इधर से भी आके लग गया एक स्क्वायर इधर भी लग गया एक स्क्वायर यहां भी आके लग गया इस तरह से एक स्क्वायर यहां भी आके लग गया इस तरह से ऐसे फिर लग गया इधर लग गया इधर भी लग गया एक स्क्वायर फिर आ गया यहां फिर ऐसे एक स्क्वायर यहां लग गया फिर यहां लग गया ऐसे ऐसे तो ऐसे लगते चले जाएंगे ये सब क्या है ये सब यूनिट सेल है और यूनिट सेल के रिपीटिंग स्ट्रक्चर से ये क्या बन गया एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया ये सॉलिड है तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो एक स्क्वायर का है और यही स्क्वायर पूरे सॉलिड के अंदर 3D स्पेस में अरेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि ये पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है बिल्कुल इसी तरह से
अगर आप देखें कि कोई अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस है तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी इस तरह से, इस तरह से बनेगी। अब ये इसके पैकिंग पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की पैकिंग है। अगर सिंपल है तो खाली यहाँ पे कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे ये कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। अब अगर पूरा सॉलिड की बात करें तो ऐसे सिंपल क्यूब 3D स्पेस में आकर के क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। बिल्कुल अगर देखिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर 1D स्ट्रक्चर है तो ये 1D इस तरह से हो जाएगा, ये केवल एक ही डायरेक्शन में सब अरेंज हो जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है, ये इस तरह से। अगर यही 2D स्ट्रक्चर है तो 2D स्ट्रक्चर, ये तो 1D हो गया, ये 1 डायमेंशनल हो गया। अगर 2 डायमेंशनल है तो अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन अब 2 डायमेंशनल में होगा। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, 2 डायमेंशनल में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे ऊपर लगे हुए हैं, एकदम सेम सिमिलर वे में नीचे और ऊपर दोनों लगे हुए हैं इस तरह से। एक तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। ये ए टाइप अरेंजमेंट है, ए 2D स्ट्रक्चर ए टाइप, जिसमें क्या होगा पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो एक प्रॉपर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में लगे होंगे। अभी इसी का 2D का दूसरा भी एक पोर्शन होता है तो वो AB टाइप अरेंजमेंट कहलाता है। ये इस तरह से हम लोग आगे इस पे जब पैकिंग पढ़ेंगे तो पैकिंग में इस पे डिटेल चर्चा करनी है। इनके अंदर जो वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स, इनके बारे में भी बात करना है कि किस टाइप के वॉइड्स ये बनते हैं, टेट्राहाइड्रल होते हैं या फिर ऑक्टाहाइड्रल होते हैं। तो अगला जो होगा वो इस तरह से ऐसे अरेंज होगा, यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे अरेंज होता है और यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे अरेंज होता है। फिर जो अगली लेयर बनेगी वो फिर ऐसे बनेगी, जो पहली और तीसरी लेयर एक जैसी होती है, दूसरी और चौथी लेयर जो होगी वो भी कैसी होगी, एक जैसी होगी। पहली, तीसरी और दूसरी, चौथी ये लेयर एक जैसे होते हैं, इस तरह से होगा। तो ये ए टाइप हो गया, ये बी टाइप हो गया। 2D अरेंजमेंट ये भी है, लेकिन ये AB टाइप है, AB टाइप 2D अरेंजमेंट ये हो गया। अब अगर हम लोग इसी को 3D देखें तो 3D स्ट्रक्चर में कैसा मिलेगा, देखो 3D में एक लेयर तो इस तरह से बनेगी, ये एक लेयर बन गई। अब 2D ये हो गया, इसके नीचे एकदम बिल्कुल आ जाएगा, 2D हो गया ये इस तरह से 2D। 3D में क्या होगा, एक लेयर इधर भी आएगी इस तरह से, इस तरह से भी एक लेयर आती है। ये इस तरह से एक आती है लेयर, तो ये 3D लेयर हो जाती है। तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब क्या है हमारा मेनली कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सॉलिड के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट सिमेट्रिकल पैटर्न पर है। यहाँ पे हमने क्या देखा, स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। अगर मान लेते हैं कि हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये एक हेक्सागोन है, तो इस तरह से जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो एक रेगुलर हेक्सागोन के रूप में अरेंज्ड होंगे। इस तरह से एक रेगुलर हेक्सागोन यहाँ पे बना रहेगा, ऐसे ये प्रॉपर्ली अरेंज होंगे। इनके बीच में ऐसा नहीं है कि यहाँ हेक्सागोन है तो बीच में कोई एक अरेंजमेंट पेंटागोन का आ गया, एक स्क्वायर का आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो अगर एक रेगुलर सिमेट्रिकल पैटर्न है तो वो सॉलिड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। इनको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो जितने भी एलिमेंटल जो सॉलिड्स हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, तो कॉपर सिल्वर के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स होते हैं ये सब एक रेगुलर सिमेट्रिकल पैटर्न पे अरेंज होते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं।
बहुत से कंपाउंड्स भी हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो इनके भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं, और प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होने के कारण ये क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अतिरिक्त हम लोग इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर जो इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए होंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर अरेंज होते हैं। तो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर अरेंजमेंट अगर हो रहा है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। तो द सब्सटेंस whose constituting particles the substance whose constituting particles are arranged in a proper geometrical pattern. The substance whose constituting particles are arranged in a proper geometrical pattern in 3D space, in three-dimensional space is called crystalline solids. Called crystalline solids. For example, देखो जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, the regular arrangement of the constituent particle, the regular arrangement of constituent particle extends through out the 3D network of crystal. The crystalline substances are said to have long range order. क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम लोग लॉन्ग रेंज सॉलिड भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल हम लोग देख लें, कुछ एग्जांपल। तो सम एलिमेंट्स लाइक कॉपर, सिल्वर, आयरन, सल्फर, phosphorus, some molecules like sodium chloride, potassium chloride, potassium nitrate, zinc sulfide, silver bromide, quartz, etc. तो ये सारे जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो इतनी सारी चीजें थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे एमोर्फस सॉलिड्स की। इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। फिर हम लोग बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स, और फिर हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, किन किन पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए हटा लेते हैं।
amorphous solids. एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है? तो बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जस्ट अपोजिट जो है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो अरेंजमेंट था वो प्रॉपर अरेंजमेंट था, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न पाया जाता है। एमॉर्फस सॉलिड्स में इसका उल्टा होना है कि देयर इज नो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, so all those substances do not show a proper symmetrical pattern of constituting particles, they are known as amorphous solids. इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? amorphous solids कहेंगे। तो the substance whose constituting particles, the constituents whose constituents are not arranged, the substances whose constituents are not arranged in any regular geometrical arrangement are called amorphous solids. Amorphous solids, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? amorphous solids कहते हैं। तो amorphous solids have random disordered arrangement इनके अंदर रैंडम या डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अमॉर्फस सॉलिड्स हैं जिसमें कुछ स्टेप तक चलने पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट पाया जाता है, लेकिन उसके बाद वो अरेंजमेंट डिसऑर्डर्ड हो जाता है। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम लोग इसीलिए शॉर्ट ऑर्डर्ड सॉलिड्स भी कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहते हैं। तो सम अमॉर्फस solid have some orderly arrangement, but it is not extended. It is not extended to more than few angstrom. Not extended to more than few angstrom units. Therefore, called short range ऑर्डर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? तो बहुत आसान से एग्जांपल है। जो ग्लास जो है वो एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, इसके साथ साथ रबर जो है ये भी एक एमॉर्फस सॉलिड है, और प्लास्टिक्स जो होंगे, प्लास्टिक्स ये भी एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा ये सब जो है वो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। अब जब बात चल रही है ग्लास की, तो एक और चीज हम लोग देखेंगे कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड की तरह से बिहेव करते हैं, उनके अंदर लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज होती है।
इनको हम लोग स्यूडो सॉलिड कहते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो अगर इस चीज का एग्जांपल देखना है तो एमोर्फस के सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या कि एमोर्फस को अगर हम गर्म करें तो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। वो पहले क्या होगा, सॉफ्ट होगा, पहले वो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होकर के एकदम पसर जाएगा और उसके बाद अगर हम फर्दर गर्म करेंगे तब जाके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके पहले वो सॉफ्टन नहीं होता है। तो अगर ग्लास वगैरह की बात करें तो ग्लास के अंदर लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी कैसे आ जाती है, कहां से आ जाती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस टेम्परेचर के कारण जो ग्लास के इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मेल्ट करने लगते हैं और मेल्ट करके बॉटम पे आके कलेक्ट हो जाते हैं। इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ऐसी खिड़कियों को देखिए जिसमें ग्लास लगा हुआ हो। अगर वो ग्लास पैन जो है वो काफी समय से लगा हुआ है तो आप देखोगे कि वो ग्लास का जो शीट है जो खिड़की में लगा हुआ है वो ऊपर की तरफ पतला हो जाता है और नीचे की तरफ मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, जबकि जब हमने ग्लास लगवाया था तो एक बराबर डायमीटर का था, कहीं कोई कमी या दिक्कता नहीं थी। तो ये एमोर्फस होने का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, इसीलिए ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, जो ऊपर से सरक करके नीचे की तरफ आ जाता है जब एक्सेस हीट उसको एटमॉस्फेरिक हीट मिलती है। तो आइए देखते हैं हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स को। सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होता है या स्यूडो सॉलिड जिसे हम लोग कहते हैं, स्यूडो सॉलिड क्या होता है। तो स्यूडो सॉलिड्स जो होते हैं कुछ ऐसे भी एमोर्फस सॉलिड्स हैं उनके अंदर लिक्विड्स की तरह से प्रॉपर्टीज आ जाती है, यानी दे शो द टेंडेंसी ऑफ फ्लो, उनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी आ जाती है। इन्हीं को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। तो स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या चीज है, देखो लाइक लिक्विड amorphous solids have a tendency to flow. Like liquids, amorphous solids have a tendency to flow. Therefore, sometimes these are also called pseudo solids। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। जैसे सच एज ग्लास, जैसे क्या है, ग्लास है। कैसे, इट soften on heating to a certain temperature। It behave more or less like a fluid, more or less like a fluid। It behave more or less like a fluid। तो glass pans, for example, glass pan fixed in windows
buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom, than at top. तो जो ओल्ड बिल्डिंग्स के अंदर ग्लास पैन्स लगे हुए हैं, चाहे वो विंडोज में लगे हुए हो, चाहे वो डोर्स पे लगे हुए हो, उनका जो नापा जाएगा उनको, तो वो ऊपर की तरफ जो है वो पतले मिलते हैं, जबकि नीचे की तरफ जो है वो थोड़ा मोटे हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है किसके लिए कि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो लिक्विड्स की तरह से बिहेव करते हैं। तो इतनी चीजें कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। फटाफट इसको नोट करिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए। जल्दी जल्दी करिए फटाफट। हम लोग बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में क्या भिन्नताएं हैं, क्या अंतर है, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज देखते हैं हम लोग इनकी ज्योमेट्री। तो अगर ज्योमेट्री की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं, जबकि अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस ज्योमेट्री में क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स have definite geometrical arrangement, whereas amorphous solids do not have definite geometrical arrangement। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। ज्योमेट्री के आधार पर अगर हम लोग देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पाया जाता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स का जो है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होता। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे अगर हम लोग देखें, क्या चीज देखें मेल्टिंग पॉइंट में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो है वो एक शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होगा? इट मींस they change abruptly into liquid state at a fixed temperature। किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं? abruptly लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। On the other hand, क्या कि amorphous solids
amorphous solids have do not have sharp melting point. शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। गर्म करने पर पहले क्या होंगे, पिघलेंगे, सॉफ्टन होंगे, पहले सॉफ्टन होंगे, तब फिर और आगे हम लोग गर्म करेंगे, तब जाके लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो इतनी चीजें हो गई। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्या, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी क्या चीज होता है, आइसोट्रॉपी किसे कहते हैं और एनाइसोट्रॉपी क्या चीज होती है। देखो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं, अगर उनको हम लोग अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग साइड से उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को नापे तो वो डिफर आती है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपके पास एक सॉलिड का ब्लॉक है इस तरह से, अब आप ऊपर से लाइट डालो इधर से, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो इधर से इधर में क्या होगी। आपने ग्लास स्लैब को लेकर के देखा है, हालांकि ग्लास स्लैब जो है वो एमॉर्फस होता है, तो इधर से इधर डालें। अब अगर हम लोग इसको ऐसे डालते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर हम लोग ऐसे डालते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे डालें तो लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। यानी डिफरेंट डायरेक्शन से जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डिफर होगा, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी। तो ऐसे ही कंडक्टिविटी भी ऐसे ही होगी, कंडक्टिंग कैपेसिटी डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होगी। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज मिलती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज मिलती है। और हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस के डिफरेंट डायरेक्शन से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर होती है तो वो एनाइसोट्रॉपिक है, उसे हम क्या कहेंगे, एनाइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक्स होते हैं। तो देखो इन क्रिस्टलाइन substances some of the physical properties some of the physical properties such as electrical conductivity, thermal conductivity, mechanical strength, refractive index, etc. have different values. When measured along different directions. In the same crystal. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ कि एक ही सॉलिड में अगर डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर किया जाए तो उनकी वैल्यू जो होगी वो डिफर होगी, लेकिन अगर सेम आती है वैल्यू तो वो आइसोट्रॉपिक होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपिक। तो substances which have physical properties different in different directions are called anisotropic.
substance which have different physical properties in different directions, is called an isotropic. इसी को हम क्या कहते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होंगे, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के अंदर कैसे होती है? सेम। अमोर्फस सॉलिड्स shows same physical properties in all directions। सभी डायरेक्शंस में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? सेम होती है। लिक्विड और गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आइसोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि लिक्विड और गैसेस को किसी भी डायरेक्शन से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर किया जाए तो उनकी वैल्यू सेम आती है। तो इसलिए लिक्विड और गैसेस भी जो होंगे वो कैसे होंगे? आइसोट्रॉपिक होंगे। अब सवाल ये है कि आइसोट्रॉपी और अनाइसोट्रॉपी का कारण क्या है? तो हम लोग बात करेंगे एनाइसोट्रॉपिक को लेकर के। देखो, मान लेते हैं कि कोई भी सॉलिड है जिसका अरेंजमेंट इस तरह से हुआ है, इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग, देखो जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के अंदर वो एक से अधिक भी हो सकते हैं, और जब एक से अधिक होंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही जैसे हों। एक पार्टिकल छोटा, दूसरा बड़ा भी हो सकता है, दूसरा वाला छोटा और पहला वाला बड़ा भी हो सकता है, और अरेंजमेंट इस तरह से मालूम हो रहा है। ये अरेंजमेंट है। इस तरह से इनके पार्टिकल्स अरेंज हैं। कोई सॉलिड है, जिस सॉलिड के पार्टिकल इस तरह से अरेंज हुए। अब अगर हम लोग देखें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होने की वजह से इसके अंदर एनाइसोट्रॉपिक पाया जाएगा। एनाइसोट्रॉपिक होगा मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? देखो, अगर इसको हम लोग ऐसे नापते हैं तो ध्यान से देखो, ये सभी पार्टिकल्स जो सामने आ रहे हैं वो एक जैसे हैं। सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे हैं? एक जैसे हैं। यहां से देखोगे तो ये भी एक जैसे हैं, यहां देखोगे तो ये भी एक जैसे हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग इस तरह से नाप रहे हैं तो देखो डिफरेंट हो गया। एक इस तरह से है, दूसरा इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये डिफर हो गए। तो ए डैश इसको मान लेते हैं, इसको बी और बी डैश मान लेते हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन। अब जब पार्टिकल्स का नेचर चेंज हो रहा है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएंगी। तो चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो है वो अरेंजमेंट इस तरह से होता है, और इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज हो जाती है। जबकि एमॉर्फस में कोई प्रॉपर और रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं, वो पूरे के पूरे पार्टिकल्स थ्रू द सॉलिड सब्सटेंसेस वो स्कैटर्ड है, कोई प्रॉपर कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, और इसीलिए चाहे जिस डायरेक्शन से नापो तो जो कोई अरेंजमेंट नहीं है तो जो है वो एक समान प्रॉपर्टीज मिलती है, तो वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होंगे वो कैसे होंगे? आइसोट्रॉपिक हो जाते हैं। तो ये चीजें इतनी थी। अब हम लोग देखेंगे क्लीवेज को लेकर के। क्लीवेज को लेकर के कुछ नोट नहीं करना है, बस ध्यान देने की बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी कट इन ए पर्टिकुलर शेप्ड स्लाइसेस। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हमने एक पर्टिकुलर शेप में
लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो एक पर्टिकुलर शेप में नहीं काटे जा सकते। तो बस ये था डिफरेंस किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में। तो स्टूडेंट्स इन चीजों को आप लोग नोट करिएगा, रिपीट करिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, फर्दर क्लासिफाइड करेंगे हम लोग सॉलिड्स को किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस, देयर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स और उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस के आधार पर हम लोग जो इनको बांटते हैं चार भागों में। तो चार भागों में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सा होगा, एक होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होगा आयनिक सॉलिड, तीसरा होगा मेटलिक सॉलिड और चौथा जो पार्ट होगा वो होगा कोवेलेंट सॉलिड। तो इन चारों पार्ट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों को नोट करिए और नोट करके इसको प्रिपेयर करिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना।